आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। अच्छी खबरों की शुरुआत आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीन के बीच कम होते तनाव से करेंगे। अच्छी खबर यह है कि भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच 16वें दौर की बातचीत के दौरान तनाव कम होने के संकेत मिले हैं। दरअसल ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए मई 2020 में किस कदर भारत की सीमा के अंदर तक घुसा था, जिसके बाद पहले से तय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर तनाव शुरू हुआ। लेकिन 16वें दौर की बातचीत के बाद पेट्रोलिंग पॉइंट 15 यानी कि हॉट स्प्रिंग से चीनी सेना के हटने के संकेत मिल रहे हैं। चीन की कुख्यात विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देने वाली उसकी सेना अब अपने कदम वापस खींच सकती है, जो उसने मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में मौजूद पेट्रोलिंग पॉइंट 15 तक बढ़ा दिए थे। चीन की इस करतूत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद को कई गुना तक बढ़ा दिया। पिछले 26 महीने से इस गतिरोध को दूर करने के लिए अब डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक भारत चीन के कोर कमांडर लेवल पर हो रही बातचीत में चीनी सैनिकों के पीछे हटने का रास्ता निकल सकता है। 16वें दौर की इस बैठक में हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों की वापसी को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई है। साल 2020 में जब लद्दाख के गलवान में भारत और चीनी सेनाओं के बीच में भिड़ंत हुई, तो लद्दाख के कई ऐसे इलाके थे जहां पर भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। इसके बाद जब बातचीत का दौर शुरू हुआ तो पहले पेंगोंग के दोनों छोर से और उसके बाद गोगरा से भारत चीनी सेनाएं अपनी सीमा में वापस चली गई। लेकिन उसके बाद अभी तक पेट्रोलिंग पॉइंट 15 एक ऐसी जगह थी जहां पर दोनों सेनाएं अभी भी आमने सामने खड़ी, यानी कि एक दूसरे पर बंदूक तान कर खड़ी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच अपने अपने सैनिकों की वापसी पर सहमति बन सकती है। अगर ऐसा संभव हो गया तो भारतीय सेना फ्रिक्शन पॉइंट से दक्षिण पूर्व में मौजूद करम सिंह हिल फीचर की तरफ बढ़ेगी, जबकि चीनी सेना सैन्य टकराव वाली जगह से उत्तरी दिशा में मौजूद बिंदु 5170 पहाड़ी की ओर वापस हो जाएगा। अब 16वें दौर की बातचीत के बाद ऐसी संभावना नजर आ रही है कि भारत और चीनी सेनाएं पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से अपनी अपनी सीमा में चली जाएंगी। चीन अपनी सीमा में जाएगा और इसी तरह से भारत की जो सेना है वो करम सिंह हिल पर आकर बैठ जाएगी। 2 साल पहले मई महीने में चीन सेना के जरिए अपनी विस्तारवादी नीति को रफ्तार देने में जुट गया। इस दौरान चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा को जबरन बदलने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से दोनों देशों की सेना एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुई। हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में मौजूद पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर भी गतिरोध पैदा हो गया। चीन के इस दुस्साहस को देखते हुए भारत की तरफ से भी हजारों सैनिकों के साथ साथ भारी हथियारों की तैनाती कर दी गई, जिसकी वजह से 2 साल से पूर्वी लद्दाख की ये जगह दोनों देशों की सेना के बीच फ्रिक्शन पॉइंट की तरह है। तो इस तरह से 16वें दौर की बातचीत के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि साल 2020 के बाद भारत और चीनी सेनाओं में जिस तरह की आक्रामक भिड़ंत हुई और उसके बाद जो तनाव की स्थिति बनी, उसमें से जो आखिरी पॉइंट जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 बचा हुआ है, उसमें एक तरह से सहमति बनती नजर आ रही है। भारत की कोशिश है कि पूर्वी लद्दाख के सभी फ्रिक्शन पॉइंट से चीनी सैनिक पीछे हट जाएं, ताकि पूरे इलाके में 18 मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो सके। भारत के इन्हीं प्रयासों का नतीजा ये है कि 1 साल पहले भी एलएसी पर दोनों देशों की सेनाओं की तरफ से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया हुई, जिसकी वजह से गोगरा में मौजूद पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर गतिरोध दूर हुआ था। भारत के साथ चीन ने भी पैंगोंग त्सो के दोनों किनारों से सैनिकों को हटा लिया था। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास ऐसे कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां भारत और चीन की सेना आमने सामने है, और यही वजह है कि पिछले 2 सालों से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को जमीन पर सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। चीनी सेना पर भरोसा नहीं होने की वजह से इस पूरी कवायद की रफ्तार थोड़ी धीमी है, क्योंकि बातचीत की मेज पर हर बात पर हामी भरने वाले चीन की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। लिहाजा भारत डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ा रहा है।
इसी साल 11 मार्च को दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच 15वें दौर की वार्ता 13 घंटे तक चली थी, ताकि भारत से चीन के मंसूबों को समझने में कोई चूक न हो। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूर्वी लद्दाख में किस इलाके को पेट्रोलिंग पॉइंट 15 कहा जाता है और वहां से भारत और चीन दोनों की ही सेना की तरफ से डिसएंगेजमेंट क्यों जरूरी है, मेरे सहयोगी मंजीत नेगी बता रहे हैं कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 सामरिक तौर पर भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसकी लोकेशन क्या है। दरअसल लद्दाख विवाद के दौरान जिस गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच में खूनी भिड़ंत हुई, ये उससे लगा हुआ इलाका है और 2020 के सैन्य विवाद के बीच ये ऐसा इलाका अभी भी बचा हुआ है जहां पर दोनों सेनाएं एक दूसरे पर एक तरह से बंदूक तान कर खड़ी हैं और कभी भी गलवान जैसी खूनी भिड़ंत की संभावना बनी रहती है। ऐसे में लगातार जो दोनों देशों के बीच में बातचीत का दौर चल रहा है, उसमें कोशिश की जा रही है कि इस इलाके से दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने से हट जाएं, यानी कि अपने इलाकों में चली जाएं। और इसके हटने के बाद से 2020 के बाद जो दोनों सेनाओं के बीच में सैन्य विवाद खड़ा हुआ है, सीमा को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, उस पर फिलहाल एक तरह से विराम लग जाएगा। हालांकि अभी भी देप्सांग और कुछ ऐसे इलाके हैं जो 2020 से पहले जहां पर दोनों सेनाओं के बीच में सैन्य विवाद है, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, लेकिन 2020 की खूनी भिड़ंत और अब तक का जो तनाव रहा है, दोनों सेनाएं एक दूसरे पर आमने सामने खड़ी रहती हैं, उस विवाद में काफी हद तक एक विराम लगने की संभावना दिख रही है। दरअसल भारत और चीन के बीच 16वें दौर की सैन्य बैठक के बाद पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से भी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया की उम्मीद जगी है। इसके बाद ही पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह से डी एस्केलेशन का रास्ता साफ होगा। ऐसे में डिसएंगेजमेंट का मतलब समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी ये बात हम समझ पाएंगे कि बातचीत की मेज पर भारतीय सेना और चीन पर डिसएंगेजमेंट के लिए दबाव क्यों बना रही है। डिसएंगेजमेंट और उससे जुड़ी पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमने बात की रिटायर्ड कर्नल सिद्धार्थ वर्मा से। डिसएंगेजमेंट का मतलब ये रहता है कि जहां पे हम लोग का एक पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन है, जहां पे हम एक अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि इसके पीछे और इसके आगे यहां पे हमारा रहेगा और उस तरफ आपका एरिया रहेगा, तो वहां पर हम लोग पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। वहां पे एक नो मैन लैंड भी अगर बन जाता है, एक बफर जोन भी बन जाता है, जहां के पीछे और आगे दोनों ट्रूप्स वहां पे रहते हैं, जिसमें आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट तो जरूर रहेगा। और अगर कोई किसी भी हद तक कोई भी अगर दिक्कत आती है तो एक दूसरे को बातचीत के जरिए एक मीटिंग वहां पे नो मैन लैंड में होकर उसको सुलझाया जा सकता है। डिसएंगेजमेंट का मतलब ये नहीं रहता है कि हम पूरी तरह से वहां से हट जाते हैं। डिसएंगेजमेंट का मतलब ये रहता है कि हम वहां पे तैनात हैं, हाँ, और बफर जोन में हम लोग ना पेट्रोलिंग करेंगे ना वो पेट्रोलिंग करेंगे, पूरी निगरानी उसमें रहेगी, पूरे हमारे ट्रूप्स वहां पे डिप्लॉयड रहेंगे और बफर जोन बस एक ऐसा जगह रहेगा जहां पर दोनों ट्रूप्स जो हैं अंदर उसमें नहीं जा सकते। पेट्रोलिंग पॉइंट की वजह से ही एलएसी यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को पहचाना और चिन्हित किया जाता है और इस पर भारत या फिर चीन की सेना एक तय अंतराल पर गश्त लगाती है। पेट्रोलिंग पॉइंट की वजह से ही दोनों देशों की सेना को एलएसी पर नजर रखने में मदद मिलती है और साथ ही ये हमारे देश की वास्तविक नियंत्रण की सीमा को भी तय करते हैं। दर्रा या नाला जंक्शन की वजह से कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स आसानी से पहचाने जाते हैं। सिर्फ उन्हीं पेट्रोलिंग पॉइंट्स का अंकों का आधार पर नामांकन होता है जिनकी कोई भौगोलिक पहचान नहीं होती, जैसे कि गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है। उत्तरी देप्सांग इलाके में मौजूद PP10, PP11, PP11A, PP12 और PP13 का नाम भी किसी खास भौगोलिक पहचान नहीं होने की वजह से ही पड़ा है। हालांकि ये पेट्रोलिंग पॉइंट एलएसी की सीमा नहीं होते हैं, ये सभी पेट्रोलिंग पॉइंट्स भारतीय सीमा में ही मौजूद हैं और इन पॉइंट्स पर नियमित रूप से पेट्रोलिंग करने की वजह से ही भारतीय सेना एलएसी के अपने दावे को भी मजबूत करती है। पेट्रोलिंग पॉइंट की पहचान चीन स्टडी ग्रुप की तरफ से की गई, जिनके नामकरण का काम साल 1975 से शुरू हुआ, जब भारतीय सेना के लिए गश्त की सीमा तय की गई। साल 1993 में भारत सरकार ने व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद एलएसी पर यह व्यवस्था चली आ रही है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का सियासी संग्राम तो खत्म हो गया,
लेकिन शिवसेना का असली सेनापति कौन है, इसका फैसला होना भी बाकी है। उद्धव ठाकरे से शिवसेना का पार्टी सिंबल तीर धनुष छीनने की जंग में एकनाथ शिंदे भारी पड़ने लगे हैं। फिलहाल खबर यह है कि शिवसेना के 12 सांसद भी शिंदे के पाले में आ चुके हैं और बाकियों के भी आने की संभावना है। और इससे पहले 40 विधायक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी और संगठन से जुड़े कई नेता शिंदे का साथ दे चुके हैं। तो ऐसे हालात में उद्धव के हाथ से पार्टी की कमान फिसलना तय माना जा रहा है। लेकिन क्या ये शिंदे गुट के लिए आसान होगा, इस पर बात करेंगे हम। लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं कि शिंदे कैसे उद्धव पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। असली शिवसेना का सवाल आखिरकार चुनाव आयोग की दहलीज तक पहुंच ही गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जे के बाद ही तय माना जा रहा था कि शिंदे गुट शिवसेना पर भी दावेदारी पेश करेगा और हुआ भी यही। पार्टी के 40 विधायकों और 12 सांसदों के समर्थन के साथ शिंदे गुट ने खुद को असली शिवसेना बताते हुए चुनाव आयोग से मान्यता देने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट के सांसदों की तरफ से चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा गया है जिसमें असली शिवसेना की मान्यता देने की मांग की गई है। हालांकि चुनाव आयोग इस मामले में पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही कोई फैसला देगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट पहले ही इस मामले में चुनाव आयोग से उनका पक्ष सुने जाने की मांग कर चुका है और अभी भी शिंदे गुट के दावे को नकार रहा है। देखिए, असली नकली का मामला ही नहीं, ये शिवसेना बालासाहब ठाकरे जी की है। अब ये नकली वाले जो है हमसे टूटे हुए फूटे हुए लोग, वो ये भी कह सकते हैं कि बालासाहब ठाकरे जी को हमने ही पार्टी में लाया था। ये भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं लोग, या उद्धव ठाकरे को हमने ही शिवसेना प्रमुख बनाया है। तो ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना ये उचित है। जानकार मान रहे हैं कि शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई शिंदे के लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए सांसद और विधायकों के समर्थन के साथ पार्टी की प्रतिनिधि सभा का समर्थन भी जरूरी होगा, जिसमें गांव से लेकर जिला स्तर तक के संगठन और विभाग के प्रमुख शामिल होंगे। लेकिन इस बीच शिंदे गुट ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करके उद्धव ठाकरे को झटका जरूर दे दिया है। जो नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई गई है उसमें एकनाथ शिंदे को नेता बनाया गया है और दीपक केसरकर को प्रवक्ता बनाया गया है। नई कार्यकारिणी से उद्धव ठाकरे के करीबी नेताओं की छुट्टी कर दी गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पार्टी प्रमुख के तौर पर अभी भी उद्धव ठाकरे का नाम है। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, उस कार्यकारिणी में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को मुख्य नेता चुना गया है। तो उस कार्यकारिणी के माध्यम से अभी भविष्य में निर्णय लेके जाएंगे। लेकिन आपको सभी को बताता हूं, हम सभी वंदनीय शिवसेना प्रमुख जी के विचारों से एक होकर काम करने वाले हैं और सभी एक है। शिंदे गुट के लिए अच्छी खबर वैसे ये भी है कि लोकसभा में राहुल शेवाले को शिवसेना के नए नेता के तौर पर स्पीकर की तरफ से मान्यता मिल गई है। इस तरह शिवसेना के 18 में से 12 सांसद अब शिंदे के साथ हैं। और दिलचस्प बात यह है कि शिंदे गुट पार्टी में बंटवारे की बात नहीं कर रहा, बल्कि खुद को असली शिवसेना बता रहा है। शिवसेना है 1966 की जो शिवसेना, यही शिवसेना यहाँ पे भी लोकसभा में है। जो आपने कहा कि नया ग्रुप बनाया नहीं, ये हमने पार्टी का इंटरनल जो प्रोसेस हमारी रहती है वो प्रोसेस के तहत हमने ग्रुप लीडर को चेंज किया हुआ है। इसमें हमने स्पीकर को कहां पे भी लिखा नहीं कि हम नया ग्रुप बना रहे, नई शिवसेना है, इसका कहां पे भी जिक्र आपको मिलेगा नहीं। ये हमारी इंटरनल प्रोसेस थी, वो इंटरनल प्रोसेस हमने कंप्लीट की। उसका कारण भी यही था कि हमारे जो ग्रुप लीडर थे विनायक राउत जी, उनके बारे में बहुत सारे हमारे जो सांसद थे उनके कंप्लेंट थी, उनके काम नहीं होते थे। उनको जो पार्लियामेंट में हिंदुत्व के बारे में जो विचार व्यक्त करने थे वो विचार व्यक्त करने के लिए अनुमति नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस के दबाव में हमें बार बार जो विधायक को विरोध करना पड़ता था। तो इसके लिए बहुत सारी नाराजगी थी। इस तरह एक के बाद एक कदम उठाते हुए एकनाथ शिंदे शिवसेना पर अधिकार करने के करीब पहुंचते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में पार्टी कार्यकर्ता उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे के साथ आ रहे हैं। हालांकि पार्टी पर किसका दावा मजबूत है, इसका फैसला अभी चुनाव आयोग को ही करना है। इसके अलावा सरकार बनाने के मामले में संवैधानिक सवालों पर सुप्रीम कोर्ट को भी फैसला सुनाना है। कानून हमारे साथ है, नियम हमारे साथ है, तो हमें पूरा विश्वास है देश के सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा। इस देश का लोकतंत्र अभी मरा नहीं है, जिंदा है।
जाहिर है शिवसेना को लेकर अब नजर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार का भविष्य तय होगा और चुनाव आयोग के आदेश से शिवसेना का भविष्य। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र की सियासत में जो उथल पुथल हुई उसके दो पहलू हैं। शिवसेना से बगावत करने वाला शिंदे गुट शुरू से ही दावा कर रहा है कि वो असली शिवसेना है, यानी उनकी दलील ये है कि सिर्फ पार्टी का नेतृत्व बदल दिया गया है। पार्टी के ज्यादातर विधायक और अब सांसद भी उनके साथ हैं, लिहाजा पार्टी भी उन्हीं की है। ये तो हुआ एक पक्ष। इस पूरे सियासी घटनाक्रम का दूसरा पक्ष कानूनी या फिर हम यूं कहें कि संवैधानिक है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर फैसला देना है कि बगावत करने वाले शिंदे गुट के विधायक दल बदल अधिनियम के तहत अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं या नहीं। इस मामले में अगली सुनवाई 1 अगस्त को होनी है, लेकिन आज क्या हुआ विस्तार से बता रहे हैं मेरे सहयोगी संजय शर्मा। महाराष्ट्र में शिवसेना के दो धड़ों के बीच मचे सियासी घमासान में सुप्रीम कोर्ट में अब 1 अगस्त अगली उम्मीदों की तारीख है। सबसे पहले 11 जुलाई, फिर 20 जुलाई, अब 1 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के दोनों धड़ों के बीच 4 मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, जिसमें पहला मामला तो यह है कि सदस्यों की अयोग्यता पर पहले सुनवाई की जाए। एक और मामला है जिसमें इन्होंने ये कहा क्या कि राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र कैसे बुलाया, नए अध्यक्ष का चुनाव कैसे हुआ, जबकि कई विधायकों की योग्यता पर सवालिया निशान खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज है। इसके साथ ही एक और याचिका आई कि नए अध्यक्ष का चुनाव, नए सभापति का चुनाव हुआ और साथ ही नए विधानसभा के सत्र में सत्ता परिवर्तन तो हुआ ही, इसके साथ ही बहुमत का परीक्षण भी हो गया। इन तमाम चीजों को समेटे हुए ये 4 याचिकाएं हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई के दौरान कई तथ्य सामने आए, जिसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये कहा गया कि जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा में सदस्यों की अयोग्यता के मूल प्रश्न के बावजूद वहां पर चीजें आगे बढ़ी हैं, वो एक बड़ा संवैधानिक प्रश्न है, संवैधानिक संकट है कि जिन विधायकों की विश्वसनीयता पर, उनकी योग्यता पर सवालिया निशान लगा है, तो ऐसे में बहुमत का परीक्षण कैसे हुआ, उन्होंने वोट कैसे किया, उन्होंने स्पीकर के चुनाव में हिस्सा कैसे लिया, ये तमाम चीजें हैं। तभी एकनाथ शिंदे की तरफ गुट से ये कहा गया कि शेड्यूल 10 जिसमें दल बदल का कोई निषेध के लिए कानून बने हुए हैं, उसका कोई उल्लंघन नहीं है, क्योंकि वो अपनी बात लक्ष्मण रेखा में रहकर, यानी अपने दायरे में रहकर, मर्यादा में रहकर अपने पार्टी नेतृत्व को बताना चाहते थे। लेकिन जब बात नहीं सुनी गई तो उनके लिए अलग गुट बनाने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। वहीं उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से ये साफ साफ कहा गया कि इन लोगों ने जब बातें सदन में होनी चाहिए थी, उस बीच जब इनकी अयोग्यता का सवाल उठा तो ये अलग चले गए और इन्होंने वहां से जो कार्रवाई की वो पूरी तरह से संविधान और सदन के मर्यादा और नियमों के खिलाफ है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब कोर्ट ने कहा है कि 1 अगस्त तक सभी याचिकाओं पर अलग अलग पक्ष के लोग उस पर अपने जवाब यानी रिप्लाई फाइल करें और इसके साथ ही 1 हफ्ते में रिप्लाई मांगा है। 1 अगस्त को इस पर अगली सुनवाई होगी। उसी दिन कोर्ट ये तय करेगा कि क्या इस मामले में यही मौजूदा 3 जजों की पीठ सुनवाई करे या इस मामले को कुछ संवैधानिक जो सवाल जिनके जवाब मिलने हैं उसके लिए 5 जजों की बड़ी पीठ को इसे ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी उन तक पहुंचाने की सिफारिश करके इस मामले को यहीं पूर्ण विराम लगाया जाए और फिर 5 जजों की पीठ इस मामले में सुनवाई करे। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि 1 अगस्त को एक निर्णायक सुनवाई होगी जिसमें यह पता चलेगा कि क्या महाराष्ट्र वाले इस मामले को यही बेंच, यही पीठ 3 जजों की पीठ सुनवाई करे या फिर बड़ी बेंच को यह मामला रेफर किया जाए। तो देखते हैं 1 अगस्त को क्या होता है। गुड न्यूज टुडे के लिए दिल्ली से संजय शर्मा। शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच शिवसेना पर अधिकार की लड़ाई चल रही है। भारतीय राजनीति की बात करें तो ये लड़ाई नई जरूर है, लेकिन पहली नहीं है। चुनाव आयोग के सामने पहले भी ऐसे कई बार मामले आ चुके हैं जब एक ही पार्टी के 2 अलग अलग गुटों ने पार्टी पर दावा किया हो। नियम और प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने उनमें से किसी एक गुट को असली पार्टी के तौर पर मान्यता दी, या ऐसा भी हुआ कि दोनों गुटों को अपनी नई पार्टी बनानी पड़ी। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि असली पार्टी होने की मान्यता मिलने का मतलब क्या होता है। अब ये तो साफ है कि शिवसेना 2 गुटों में बटी हुई है।
अब जिस गुट को चुनाव आयोग असली शिवसेना की मान्यता देगा, उसका कब्जा पार्टी के चुनाव चिन्ह और झंडे और दूसरे प्रतीकों पर हो जाएगा। पार्टी के दफ्तर और फंड पर भी उसी गुट का अधिकार होगा। सीधे लफ्जों में कहा जाए तो ये तय होना है कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष तीर उद्धव के पास रहेगा या शिंदे के पास जाएगा। जब कभी ऐसा मामला चुनाव आयोग के सामने आता है तो वो चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत जरूरी कदम उठाता है। ये नियम बताता है कि पार्टी टूटने की सूरत में पार्टी का नाम और सिंबल किसे दिया जाए, लेकिन ऐसे मामलों में चुनाव आयोग ही पूरी सुनवाई करता है। दस्तावेज और प्रमाण देखे जाते हैं, दोनों गुटों की दलीलें भी सुनी जाती हैं और साथ ही चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करता है कि असल में किस गुट के पास सांसदों, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों का ज्यादा समर्थन है। लेकिन शिवसेना के मामले में एक पेच है। पार्टी के ज्यादातर सांसद और विधायक शिंदे के पास हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि पार्टी के ज्यादातर पदाधिकारी उद्धव के साथ हैं। ऐसी स्थिति में आयोग क्या फैसला लेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वैसे आमतौर पर जब चुनाव आयोग किसी एक गुट को असली पार्टी की मान्यता देता है, तब दूसरे गुट को नया नाम या नया सिंबल लेने को कहा जाता है। लेकिन चुनाव आयोग अपने विवेक से दोनों ही गुटों को नया नाम और नया सिंबल लेने के लिए भी कह सकता है। इसके साथ ही पार्टी के पुराने नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज भी किया जा सकता है। यानी शिवसेना पर अधिकार किसका है, इसका फैसला चुनाव आयोग को करना है। भारत की राजनीति में वैसे ऐसे कई मौके आए हैं जब किसी एक पार्टी पर दो गुटों ने दावा किया। मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा। साल 1969 में इंदिरा गांधी को कांग्रेस सिंडिकेट ने पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने अपनी अलग पार्टी बनाकर सरकार को बचा लिया, लेकिन कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को लेकर मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा और तब आयोग ने कांग्रेस सिंडिकेट को ही असली कांग्रेस माना। उनके पास कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बैलों का जोड़ा बने रहने दिया गया। इंदिरा की कांग्रेस आर को गाय और बछड़ा का चुनाव चिन्ह मिला। कांग्रेस सिंडिकेट को असली कांग्रेस इसलिए माना गया क्योंकि तब कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर पदाधिकारी सिंडिकेट के साथ थे। 1986 में एमजी रामचंद्रन के निधन के बाद एआईएडीएमके में दो गुट बन गए। जानकी रामचंद्रन और जयललिता के गुट पार्टी के दावेदार थे, लेकिन विधायकों, सांसदों और कई पदाधिकारियों का समर्थन जयललिता के साथ था, लिहाजा पार्टी का आधिकारिक चुनाव चिन्ह जयललिता को ही मिला। साल 2017 में समाजवादी पार्टी के दो गुट बने। मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के बीच ही पार्टी पर अधिकार को लेकर जंग छिड़ी। दोनों चुनाव आयोग के पास पहुंचे और पार्टी सिंबल पर दावा किया, लेकिन अखिलेश यादव ने सबूत दिया कि ज्यादातर विधायक, सांसद और साथ ही ज्यादा पार्टी प्रतिनिधि उनके साथ हैं और इसी आधार पर आयोग ने उनको समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष मान लिया और पार्टी सिंबल साइकिल उनके पास चला गया। पिछले साल यानी 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी में भी फूट पड़ी। पारस पासवान और चिराग पासवान ने पार्टी और पार्टी सिंबल पर अलग अलग दावे किए, लेकिन उस केस में चुनाव आयोग ने पार्टी के नाम और सिंबल दोनों को फ्रीज कर दिया और दोनों गुटों को नई पार्टी बनानी पड़ी और नया सिंबल भी दोनों गुटों को लेना पड़ा। आगे बढ़ेंगे। मेंटल हेल्थ हमेशा से बहुत बड़ा और बहुत गंभीर मुद्दा और समस्या रही है और भारत में इसके आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। WHO के मुताबिक भारत में हर साल 1 लाख लोगों में से 16 लोग डिप्रेशन से लड़ते लड़ते आत्महत्या कर लेते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि हर 7 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन चिंता की बात यह है कि हमारे जवान भी इस बीमारी से अछूते नहीं हैं। देश की रक्षा में हर दिन हर पल सीमा पर डटे भारतीय जवानों में भी डिप्रेशन की समस्या देखी गई है और यही वजह है कि जवानों को तरोताजा और दिमागी रूप से सुरक्षित, स्वस्थ रखने के लिए मेंटल हेल्थ से जुड़े प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और भारतीय नौसेना एक नया प्रोग्राम लेकर आई है जिससे सैनिकों को दिमागी बीमारी से दूर रखा जाएगा। क्या है ये प्रोग्राम और कैसे करेगा सैनिकों की मदद, देखिए जरा। बुलंद हौसले के साथ सीमा पर डटे जवान, सरहद पर नजर और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। ये जवान हिंदुस्तान की ताकत हैं, जिनके फौलादी इरादों से हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।
लेकिन देश की रक्षा में डटे ये जवान भी कई बार तनाव के शिकार हो जाते हैं। मानसिक परेशानियां उनको भी घेरती हैं। जंग में दुश्मन को पछाड़ने वाले जवान भी कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पिछले 5 सालों में तीनों सेनाओं के 819 जवानों ने आत्महत्या कर ली। यही वजह है कि जवानों को होने वाले तनाव को गंभीर समस्या मानते हुए इस मामले में सेना ने सोचना शुरू किया। गुड न्यूज ये है कि इनके तनाव के निदान के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। जवानों को तनाव से दूर रखने के लिए भारतीय नौसेना ने इन स्मार्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से डिप्रेशन के शिकार हो रहे जवानों को आत्महत्या के रास्ते से बचाया जा सकेगा और इसके जरिए उनको खुश रहने और तरोताजा रहने के गुर सिखाने की तैयारी है। इस प्रोग्राम का नाम है इन स्मार्ट। इंडियन नेवी स्ट्रेटेजी फॉर मेंटल हेल्थ असिस्टेंट रेजिलियंस एंड ट्रेनिंग नाम बड़ा है, लेकिन इस प्रोग्राम में दिमागी बीमारी का हर मुमकिन इलाज है। इस प्रोग्राम के तहत जवानों की काउंसलिंग की जाएगी, उनकी हर समस्या को सुना जाएगा, हर परेशानी का इलाज किया जाएगा और इसके साथ ही उनका तनाव दूर करके उन्हें खुश रहने का मंत्र भी दिया जाएगा। भारतीय नौसेना ने एक नई पॉलिसी शुरू करी है। ये पॉलिसी एंटी सुसाइड पॉलिसी कहलाई गई है। ये पॉलिसी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। इसकी जानकारी पहली बार रक्षा मंत्रालय ने पार्लियामेंट में दी एक सवाल जब पूछा गया। ये पॉलिसी इसलिए इंप्लीमेंट करी गई है क्योंकि देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में मेंटल इलनेस को लेके आर्म्ड फोर्सेस में काफी सवाल उठ रहे हैं और यही नहीं, पिछले 5 सालों में 819 सुसाइड्स हुई हैं। इसमें सबसे ज्यादा सुसाइड्स आर्मी में हुई हैं, उसके बाद एयरफोर्स और सबसे कम नेवी में। लेकिन जो ये पॉलिसी है ये नेवी में शुरू की गई है और इस तरह का मैकेनिज्म और भी फोर्सेस में लाया जा रहा है। काउंसलिंग सेशंस हो रहे हैं मेंटल अवेयरनेस को असेस करने के लिए जवानों और अफसरों की। और जब भी देखा जाता है कि किसी को किसी भी किस्म का मानसिक तौर से कोई परेशानी है या डिप्रेशन है तो ऐसे सेना में लोगों को आइडेंटिफाई करके उनकी काउंसलिंग की जाती है। राज्यसभा में राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने हाल ही में ये जानकारी दी कि आर्मी के अंदर तनाव कम करने वाले सेशंस करवाए जाते हैं, जिसमें मनोचिकित्सकों के जरिए कमांडरों और जवानों में तनाव कम करने के लिए सेशंस का आयोजन होता है। इस प्रोग्राम में बड़ी संख्या में जवान हिस्सा लेते हैं। आर्मी के अलावा भारतीय नौसेना ने भी अपने जवानों की सेहत का ध्यान रखते हुए इन स्मार्ट की शुरुआत की है। ये नहीं कि फौज की हर एक प्रॉब्लम फौज खुद ही सॉल्व कर सकता है। बाहर अब बहुत एक्सपर्टीज आ गई है कई फील्ड में, मेंटल हेल्थ में बहुत एक्सपर्टीज आ गई है बाहर। साइकोलॉजिकल स्टडीज की जाती हैं, यूनिवर्सिटीज इसमें रिसर्च कर रही हैं, हॉस्पिटल रिसर्च कर रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशनल रिसर्च कर रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं ये जरूरी है कि फौज बाहर देखे और जो भी पूरा नेशनल एफर्ट होना चाहिए एक सोल्जर या सेलर या एयरमैन की जो मेंटल हेल्थ है या मेंटल वेलबींग है, हेल्थ नहीं कहूंगा, मेंटल वेलबींग जो है उसका ख्याल रखा जाए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छा स्टेप लिया है नेवी ने। स्मार्ट प्रोग्राम जो है जैसे जैसे ये बढ़ेगा और इसका स्कोप बढ़ेगी, इससे बहुत फायदा होगा हमारे जवानों को, नेवी के जो सेलर्स हैं और ऑफिसर्स हैं, और सर्विस को फायदा होगा इससे। इस प्रोग्राम के तहत जवानों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो नेवी के जवानों की हर पल मदद करने के लिए उपलब्ध रहेगा। INHS अश्विनी पर कार्यरत जवान और ऑफिसर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नेवल स्टेशंस पर काउंसलिंग की भी पूरी सुविधा दी गई है। पनडुब्बी में 60-60 दिन आप पानी के नीचे रहते हैं, आपको कुछ पता नहीं कि आपके परिवार के साथ क्या हो रहा है, सब ठीक है कि नहीं है। जब तक आप वापस नहीं आएंगे आपको खबर ही नहीं होगी कि वहां क्या हो रहा है। तो ज्यादातर ये नहीं होता है। हमारी फौज में 10 लाख से ज्यादा लोग हैं और एक आधा इंसिडेंट कभी कभी होता है ऐसा कि लोग खुदकुशी कर लीजिए, कोई जवान खुदकुशी कर लेता है या फ्रैट्रिसाइड करता है। तो ये स्ट्रे इंसिडेंट्स हैं, पर हाँ ऐसा एक भी इंसिडेंट हो तो वो चिंताजनक चीज है और उसका प्रॉपर्ली एनालाइज करना चाहिए, क्या वजह हो सकती है और क्या उसके बाद स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि आगे ऐसा ना हो या ऐसा दबाव ना आए किसी के ऊपर
साइकोलॉजिकल कि उसको ऐसी मजबूरी में कोई स्टेप लेना पड़े, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब तक कोई ऐसा स्टेप नहीं लेगा कि सुसाइड कर लेगा या कुछ, उसको तकलीफ नहीं है। कई लोगों को तकलीफ होगी पर उनमें है इतनी सहन शक्ति कि वो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, पर फिर भी ऐसा हो सकता है कि खुश ना हो पर बर्दाश्त कर रहा है। तनाव और सुसाइड की बढ़ती घटनाओं को कम करने के लिए सुरक्षा बलों के लिए पहले से कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उम्मीद यह है कि भारतीय नौसेना का इन स्मार्ट प्रोग्राम नौसैनिकों के लिए और भी मददगार साबित होगा। दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। असल में देश में बढ़ती दिमागी बीमारी के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। मेंटल हेल्थ के लिए जहां वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में 2 करोड़ 51 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया था, वहीं इस वित्त वर्ष में सरकार ने इस बजट को और बढ़ाया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के तहत 40 करोड़ का बजट रखा गया और कुल केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा आवंटन में बजट 670 करोड़ का रखा गया। जाहिर है कि सरकार मानसिक स्वास्थ्य पर काम कर रही है, लेकिन इस बीमारी को जड़ से हटाने के लिए हर व्यक्ति को खुद काम करना होगा। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आत्महत्या बड़ी समस्या बनती जा रही है और ये केवल आम लोगों में ही नहीं हो रही। देश की सुरक्षा में तैनात आर्मी, वायुसेना और नौसेना के जवानों में सुसाइड की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 5 सालों में तीनों सेनाओं के 819 जवानों ने आत्महत्या कर ली, जिसमें सबसे ज्यादा आत्महत्या के मामले आर्मी में देखने को मिले। पिछले 5 सालों में आर्मी के 642 जवानों ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी, वहीं वायुसेना के 148 जवानों ने सुसाइड किया और नेवी के भी 29 जवानों ने आत्महत्या की। ये मामला तब है जब सरकार पहले ही 2009 से तनाव और सुसाइड की बढ़ती घटनाओं को कम करने के लिए काम कर रही है और कई तरीकों से और कई तरीके के प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं और इस बढ़ती समस्या को काबू में लाने के लिए और प्रोग्राम चलाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। डॉक्टर्स का भी मानना है कि पिछले कई वर्षों में डिप्रेशन का शिकार होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, जो भविष्य के लिए भी खतरे की घंटी है। तो ऐसे में मानसिक रूप से बीमार लोगों को डिप्रेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, सुनिए डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इस पर। अगर हम डिप्रेशन के सिम्टम्स देखें तो कई बार इंसान जिन चीज़ों में रेगुलरली रुचि दिखाता है उन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इंसान सैड फील करता है, उसे उम्मीद नहीं रहती कि फ्यूचर में कुछ अच्छा हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देता है या बहुत कम। कई बार क्राइंग स्पेल्स होते हैं, इंसान बार बार रोता है, छोटी छोटी बात पर इरिटेट होता है, गिल्टी फील करता है और ऐसा लगता है आगे कुछ भी नहीं है। काम में दिल नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, फोकस या गिल्ट की फीलिंग भी रहती है। ऐसे समय में जब हम एक डिप्रेशन के इस दौर से गुजर रहे हैं, पहली चीज हम अपने ट्रिगर्स को पहचानें, किन वजहों से हमें डिप्रेशन हो रहा है, हम पास्ट को लेकर किस चीज को लेकर परेशान हैं। अगर हो सके तो किसी से बात करिए जो नॉन जजमेंटली आपको सुने। अगर ऐसा आपके आसपास कोई नहीं है और 21 दिन ऐसी लगातार अवस्था रह रही है तो आतंकवाद और नक्सलवाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन गृह मंत्रालय ने गुड न्यूज दी है। सरकार के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में आतंक पर लगाम लगी है और पिछले करीब 1 दशक में नक्सली हिंसा में लगातार कमी आई है। नक्सली या वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा की घटनाएं साल 2009 में 2258 दर्ज की गई थी, जो 2021 में सिर्फ 501 दर्ज की गई है। इस तरह पिछले 12 वर्षों में इनमें 77% की कमी आई है। साल 2010 में नक्सली हिंसा में 1005 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 2021 में 147 लोगों ने अपनी जान गंवाई, यानी करीब 85% की कमी आई है। करीब 1 दशक पहले देश के 96 जिले नक्सली हिंसा से प्रभावित थे, लेकिन 2021 में 46 जिलों में ही हिंसा की सूचनाएं मिली हैं। इसी तरह पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में कमी आई है। 2018 में 417 आतंकी हमले हुए थे, जबकि पिछले साल यानी 2021 में 229 आतंकी हमले हुए। अब खेल की दुनिया से अच्छी खबर आपको बता देते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बर्मिंघम जा रहे खिलाड़ियों से बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। खिलाड़ियों ने भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और दिल खोलकर प्रधानमंत्री से बात की।
खुलकर खेलिए, बिना डरे खेलिए, मैदान बदला है, आपका मिजाज नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का ये शब्द उनके यकीनन खिलाड़ियों का मनोबल जरूर बढ़ाएंगे। लक्ष्य वही है कि तिरंगे को लहराता देखना है, राष्ट्रगान की धुन को बजते सुनना है, अच्छे और दमदार खेल में अपना प्रभाव छोड़कर के आना है। मिशन बर्मिंघम के लिए तैयार है यंगिस्तान। पूरे जोश और जज्बात के साथ खेल के मैदान पर छा जाने को तैयार है हिंदुस्तान। कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। इरादा साफ है, 215 खिलाड़ियों का जत्था 7 समंदर पार तिरंगा लहराने को बेकरार है। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हो रहा है। गोल्ड कोस्ट में खेले गए पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद तीसरे स्थान पर रहा था भारत। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा। पिछली बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 66 मेडल झटके थे। इस बार कामयाबी का नया इतिहास रचने की तैयारी है। निश्चित तौर पर प्रेरणादायी है, लेकिन अब आपको नए सिरे से नए कीर्तिमानों की तरफ देखना है। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कीजिए, यही कोटि कोटि देशवासियों की आपसे अपेक्षा है। देशवासियों की तरफ से आपको शुभकामनाएं भी हैं, देशवासियों की तरफ से आपको आशीर्वाद भी है, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब विजयी होकर के आएंगे तो मेरा यहां आने का निमंत्रण अभी से दे देता हूं आपको। भारतीय खिलाड़ी 15 खेलों और 4 पैरा खेलों की 141 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। टीम को बॉक्सिंग, बैडमिंटन, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, महिला क्रिकेट और कुश्ती जैसे खेलों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। अब उन सितारों पर एक नजर जिनसे पदक की उम्मीद की जा रही है। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा बेशक मेडल के अहम दावेदार हैं। बॉक्सिंग में 51 किलोग्राम वर्ग में अमित पंघल से काफी उम्मीदें हैं। कुश्ती में बजरंग पूनिया, रवि दहिया और दिनेश फोगाट से कामयाबी की आस है। तो वहीं बैडमिंटन में पीवी सिंधु दम दिखाएंगी। सिंधु शानदार लय में है। हाल ही में सिंगापुर ओपन जीतकर उनके हौसले बुलंद हैं। आप लोगों को क्या करना है, कैसे खेलना है, इसके आप एक्सपर्ट हैं। मैं बस यही कहूंगा कि जी भर के खेलिएगा, जमकर खेलिएगा, पूरी ताकत से खेलिएगा और बिना किसी टेंशन से खेलिएगा। और आप लोगों ने वो पुराना डायलॉग सुना होगा, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। बस इसी एटीट्यूड को लेकर आपको वहां जाना है, खेलना है। खास बात यह है कि इस बार महिला क्रिकेट T20 फॉर्मेट को भी कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा बनाया गया है। लिहाजा इस बार भारत पाकिस्तान का रोमांच भी कॉमनवेल्थ गेम्स में देखने को मिलेगा। 31 जुलाई को भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। कि मैदान बदला है, माहौल भी बदला होगा, लेकिन आपका मिजाज नहीं बदला है, आपकी जिद नहीं बदली है। लक्ष्य वही है कि तिरंगे को लहराता देखना है, राष्ट्रगान की धुन को बजते सुनना है। इसलिए दबाव नहीं लेना है, अच्छे और दमदार खेल में अपना प्रभाव छोड़ करके आना है। इस बार वेटलिफ्टिंग में 15 खिलाड़ियों का दल हिस्सा ले रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय वेटलिफ्टर्स का दबदबा रहा है। भारत ने इस प्रतिस्पर्धा में अब तक 125 मेडल झटके हैं। आजादी के बाद भारत ने पहली बार 1954 में कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया था।
साल 2010 में दिल्ली में खेले गए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा था। तब भारत ने कुल 101 मेडल हासिल किए थे, जिनमें 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक थे। जाहिर है हिंदुस्तान का इरादा फिर से इस प्रदर्शन को दोहराने का है। लक्ष्य सामने है और मोटिवेशन की कोई कमी नहीं। बर्मिंघम में कामयाबी का आसमान छूने को बेताब है हिंदुस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन वोटों की गिनती से पहले एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा स्थित घर पर जश्न का माहौल है। द्रौपदी के समर्थक उनकी जीत के प्रति इतने आश्वस्त हैं कि उनके पैतृक गांव में अभी से ही लोगों का मुंह मीठा कराने की तैयारी शुरू हो गई है। 20 से ज्यादा कारीगर लड्डू बनाने में जुट गए हैं। यहां बड़े जश्न की तैयारी है और 20,000 से ज्यादा लड्डू बनाए जा रहे हैं। और इसकी वजह भी है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के दौरान एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी रहा। ऐसे में उनकी जीत तय मानी जा रही है।